आहा, क्या सिलेबस चेंज होने वाला है। अरे वाह, क्या हम लोग अपनी मनमर्जी के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। अरे वाह, हम लोग यानी कि 9वीं क्लास में भी स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। अरे वाह, इसका मतलब हम लोग जो है किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और किसी कारणवश हमें जो है बीच में अपनी डिग्री को छोड़ना पड़े और फिर दोबारा अगर हम लोग ज्वाइन करना चाहें तो जहां से छोड़ा है वहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या। अरे ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। जी हाँ, आप लोग ये सारी की सारी बातें जो हैं वो सही सुन रहे हैं। एक बड़ी ही खुशी की न्यूज़ है। जी हाँ, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुकी है। बीइंग ए एजुकेटर मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी है ये न्यूज़, और यकीनन आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी और लगनी भी चाहिए, क्योंकि बदलते ज़माने के साथ में, बदलते भारत के साथ में, बदलती दुनिया के साथ में इस चीज़ की वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे मन में तो बहुत टाइम से ये चीज़ें आती थी, कोई पूछता कि सर हम क्या करें, कैसा करना चाहिए। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि इस टाइम में, इस लॉकडाउन के दौरान मुझसे जो बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि सर हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चुने। अच्छा, ऑप्शनल सब्जेक्ट मैं कहता हूँ बेटा जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन में लिया वही चुन लीजिएगा। अच्छा, ग्रेजुएशन उनका मान लेते हैं केमिस्ट्री से है, लेकिन अब उनका केमिस्ट्री में कोई रुझान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री तो धक्के से घर वालों ने पकड़ा दी थी कि ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फलाने के बेटे ने केमिस्ट्री करी थी, तुम भी केमिस्ट्री कर लीजिएगा। अच्छा, उसका केमिस्ट्री में चलो रो पीट करके उसने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन आज उसका कोई केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है, बायो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिजिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज उसका इंटरेस्ट किस में आ गया? पॉलिटी में आ गया। आज उसका इंटरेस्ट हिस्ट्री में, जियोग्राफी में। तो अब क्या करें? अब करें तो क्या करें, क्योंकि वो उसने 5-6 साल पढ़ाई की थी और आज जो है इसको दोबारा से शुरू से पढ़ना पड़ेगा, उसको भूलना पड़ेगा केमिस्ट्री को, और दोबारा से हिस्ट्री को मतलब जीरो से लेके और A to Z तक पूरा पढ़ना पड़ेगा। है बड़ा ही गंदा सिस्टम ये। तो क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए कि पहले से ही पता लग जाए कि हमें बनना ही यूपीएससी के लिए है, सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर करना है, या हमें कुछ पहले से ही जो है आइडियाज आने लग जाएं। अब सर ऐसा तो कौन बताएगा कि 9वीं क्लास में ही हमें यूपीएससी के लिए जाना है? हमें तो नहीं पता लगा था, शायद आपको भी नहीं लगा था, बिल्कुल मुझे भी नहीं लगा था। तो क्या करें सर? तो भाई कुछ ऐसा ना हो सकता है कि उसी टाइम पे ही बच्चे को शुरुआत से स्कूल में जाने से पहले ही बच्चे को थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट सिखाया जाए, बताया जाए, उसे पूछा जाए। या मतलब देखो क्या होता है कि अभी बच्चा कोई 4थी क्लास में तो उसको इतना नहीं पता होता कि इसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, लेकिन अगर उसके पास में अगर मल्टीपल ऑप्शंस है तो जाहिर सी बात है उसको इंटरेस्ट तो अपने आप ही पता लग ही जाएगा कि हाँ अरे ये ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस है, मेरा इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को करने में। जैसे मैं मेरी पर्सनल बात करता हूँ, मुझे और किसी काम करने में कोई अच्छा नहीं लगता, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। मतलब मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाने में, टीचिंग मेरा पैशन है। मतलब मैं बाय चॉइस बना हूं टीचर, बाय चांस नहीं बना हूं एक्चुअल में। तो ये बात मुझे पता लगी, बहुत लेट पता लगी, पिछले 4-5 साल पहले ही पता लगी है। बेसिकली 2015 में मुझे पता लगी है कि मेरे को पढ़ाने में इंटरेस्ट है। अगर मुझसे कोई पूछे कि सर आप ना क्या बनना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आज से मैं 20 साल पहले जाना चाहता हूं, मैं वहां से टीचिंग स्टार्ट करना चाहता हूं जहां मैं स्कूल टाइम में था। अब मुझे पता ही नहीं लगा ना। पता क्यों नहीं लगा? क्योंकि मुझे माहौल नहीं मिला। तो ये चीज़ तो सभी बच्चों के साथ में होती है, अकेले मेरे साथ में नहीं हुई। तो ऐसा ही यूँ समझ लीजिए कि नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है हमारे आगे, और ये एजुकेशन पॉलिसी टोटली चेंज हो जाएगी, हो गई है। और पिछले पुराने ज़माने से, पुराने टाइम से जो भी आपका अभी हमारा जो प्रेजेंट में एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, अब सर यूपीएससी वाले बच्चे को क्या होगा कि उसके लिए अब देखिएगा 10+2 का सिस्टम है फिलहाल के लिए। 10 तक तो नॉर्मल है, लेकिन आगे +2 जो है उसके अंदर स्ट्रीम लेना होता है हमें, यानी कि आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है। और अब 3 ही तो कॉमन स्ट्रीम है। अब मर पढ़ के और कौन सा स्ट्रीम लेंगे? या तो कॉमर्स ले लो, या आर्ट्स ले लो, या कुछ और भाई पास में पढ़ा है तो बस, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो अब क्या होगा? अब हमारे पास में मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे चूज करने के लिए। अब आप बायो पढ़ना चाहते हैं, बायो के साथ में आप लोग जो है वो हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, आप पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं, म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं, और ये आप छोटे 9वीं क्लास से भी स्ट्रीम जो है वो चूज कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम लोग अच्छे से जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। मैं आपको हर एक पॉइंट जो है वो बताने वाला हूं जो आपको जानना बेहद जरूरी है, और बड़ी सटीक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है सुनील, स्टार IQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टेलीग्राम चैनल है मेरा स्टार IQ क्विज के नाम से, जिसपे बहुत सारी क्विज चलती रहती है सुबह से लेकर शाम तक। ऑलरेडी वहां पे 5-6 हज़ार बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, तो आप भी उसे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है।
तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 29 जुलाई को शाम को 4 बजे ऐसा क्या हुआ कि एकदम से एचआरडी मिनिस्टर जो है उसका डिपार्टमेंट का नाम बदल दिया गया, या यूं कहिएगा ये एजुकेशन पॉलिसी ले आई गई, शिक्षा नीति नहीं ले आई गई। एकदम से मोदी सरकार के मन में क्या आया? जी नहीं, एकदम से कुछ नहीं होती कोई चीजें। बेसिकली देखिएगा, ये शिक्षा का सुधार जो है एक तो आज से तो हुआ नहीं है। ये देखिएगा 1986 से का सिस्टम है, ठीक है, और तकरीबन 34-35 सालों के बाद में जो है इसमें एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव आया है। बेसिकली बीजेपी सरकार बनी थी 2014 के अंदर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। उस टाइम पे ही उनका मैनिफेस्टो के अंदर ये पॉइंट था कि हम लोग एजुकेशन पॉलिसी जो प्रेजेंट में चल रही है इसको हम लोग बदलाव करेंगे। लेकिन तब से लेके जो है टाइम चला आ रहा था। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आया 31 अक्टूबर 2015 का, और जब पूर्व कैबिनेट सचिव सुब्रमण्यम जो है उनके साथ में 5 सदस्य और मिले, मतलब वो टोटल 5 सदस्य की कमेटी, उनको ये रिपोर्ट सौंपी गई और उन्होंने जो है उनको एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा गया कि आप लोग जो मिलकर तैयार कीजिएगा कि कैसे कैसे एक नई एजुकेशन पॉलिसी बन सकती है, क्या उसमें डाला जाए, क्या चेंजेस किए जाए। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो 27 मई 2016 को जो है वो डिपार्टमेंट को सौंपी है आगे। और बाद में क्या होता है कि अगली तारीख आती है 24 जून 2017, और 24 जून 2017 को इसरो के ही एक मेन वैज्ञानिक है जिनका नाम है कस्तूरी नंदन की 9 सदस्यीय टीम को जो है ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा गया कि आप ड्राफ्ट तैयार कीजिएगा। ड्राफ्ट तैयार करने का इन द सेंस कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर एंटर कर दी जाए। मतलब पूरा का पूरा आप अच्छे से ड्राफ्ट तैयार कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे आप पूछे ना कि सर जी ये एजुकेशन नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी होती क्या है, या इसका मतलब क्या है, तो इसका सीधा सा मतलब प्यारे बच्चों इतना सही है कि कब तक स्कूलों में पढ़ना है, कब तक कॉलेजों में पढ़ना है, कॉलेजों में क्या क्या पढ़ना है, बोर्ड की परीक्षा कितने सेमेस्टर्स में होगी, कौन कौन सी क्लास में बोर्ड की परीक्षा होगी, क्या क्या सिलेबस होगा, किस मकसद से पढ़ना है, क्या लेना देना होगा पढ़ाई का, यही सारे जो है एजुकेशन पॉलिसी होती है हमारी, और यही बेसिक फैक्ट्स होते हैं हमारे। तो बेसिकली 24 जून 2017 को इसरो के जो कस्तूरी नंदन है उनकी 9 सदस्यीय टीम को ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा गया। उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया भी, और उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो 31 मई 2019 को एचआरडी डिपार्टमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसको सौंप दी गई। अब ये 31 मई 2019 को जो है उस टाइम मानव संसाधन विकास मंत्री जो अभी हैं वही हैं, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक, इनको सौंपी गई रिपोर्ट। इन्होंने क्या किया, सीधा ही लागू नहीं कर दिया। इन्होंने क्या किया, उसके बाद में लोगों से इसकी राय जानने के लिए कहा गया, ठीक है। लोगों से राय जानने का मतलब है इन्होंने बेसिकली लोगों से परामर्श लेने के लिए कह दिया कि आप अपने रिव्यूज दीजिएगा, ठीक है, आप बताइएगा कि क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, क्या क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब वैसे तो लोगों से राय जानना स्टार्ट कर दिया था 26 जनवरी 2019 से, लेकिन पर्टिकुलर यूं कह दीजिएगा आप लोग जो है 31 मई से इस पे लोग अपने रिव्यू देने स्टार्ट कर चुके थे। और ये जो रिव्यू का या परामर्श का जो टाइम था वो लगभग चला था 31 अक्टूबर 2019 तक। और इस दौरान तकरीबन 2-2.25 लाख या तकरीबन 2.5 लाख के आसपास भी कह सकते हो, 2 से 2.5 लाख के बीच में लोगों ने जो है अपनी राय दी। इस राय के आधार पे ही 29 जुलाई 2020 को शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हुआ करते थे, यूं कहिएगा रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने जो है इस शिक्षा नीति को लागू कर दिया। अब सर हुआ करते थे, इस वर्ड का मतलब क्या है? इसी वर्ड का मतलब ये है क्योंकि अब एचआरडी डिपार्टमेंट का नाम बदल के जो है वो क्या कर दिया गया है, इसका नाम बदल के अब कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय नाम हो गया है अब इसका। जी हाँ, शिक्षा मंत्री हो चुके हैं ये। अब सर ये कोई बात नहीं है क्या? बिल्कुल ये नई ही बात है। क्यों जी? क्योंकि देखिएगा 1985 से पहले तो एक्चुअल में शिक्षा मंत्री ही हुआ करते थे या शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करता था, लेकिन 1986 में राजीव गांधी के टाइम पे जो है नई ये शिक्षा नीति बनी थी ना, उस टाइम पे इसके अंदर बेसिकली जो है इस डिपार्टमेंट का नाम बदल के कर दिया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय। हालांकि शिक्षा नीति के अंदर 1992 में नरसिम्हा राव के टाइम पे थोड़ा बदलाव भी हुआ था, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कह सकते हम लोग उसे। अच्छा, उसके बाद में जो कह सकते हो आप लोग, ये मानव संसाधन डिपार्टमेंट तो बन गया, लेकिन 2018 के अंदर जो है एक अधिवेशन के अंदर ये कहा गया या दलीलें आई और आरएसएस संघ के व्यक्तियों ने भी कहा कि मानव कभी संसाधन नहीं हो सकता है, तो इसको बेसिकली शिक्षा मंत्रालय ही किया जाए। तो अब इस बात को सुन लिया गया, समझ लिया गया और डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट कौन सा हो गया है, डिपार्टमेंट ऑफ शिक्षा मंत्रालय हो गया है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई और आप चीज जान भी चुके होंगे। अब आपको मैं कुछ हाईलाइटेड पॉइंट बता देता हूं मेन और फिर उसके बाद में हम लोग जो है विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट जो हमारे आगे आता है वो एंट्री और एग्जिट का पॉइंट आता है। एंट्री और एग्जिट का मतलब ये है कि स्कूल में हम लोग एंटर करते हैं और कॉलेज यूनिवर्सिटी से हम लोग एग्जिट होते हैं, ठीक है। तो वहां से उसी पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि हम लोग एंटर करें तो किस मोड में एंटर करें, कितने टाइम तक हम पढ़ाई करेंगे, कब स्कूल से हम लोग बाहर जाएंगे और स्कूल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किस मकसद से पढ़ेंगे। एक इस शिक्षा नीति के अंदर इंपॉर्टेंट जोर दिया गया है डिजिटलाइजेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा पर्सनली मुझे बड़ी फील होती है चीजें कि हमारे गांव के अंदर मतलब हमारे जो भारत के गांव हैं उन सभी के अंदर जो है अभी इंटरनेट की फैसिलिटी 100% नहीं है, सिवाय 1-2 राज्य को छोड़ के, लाइक केरला है, उसके अलावा तो नहीं है कोई भी। तो डिजिटलाइजेशन पे जोर देने की बात की गई है। 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए तो लफड़ा रखा ही ना जाए, यूं कहिएगा आप लोग, ठीक है, या यूं कह दीजिएगा 1ली से 5वीं क्लास तक के तो कोई पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। खेलो कूदो नाचो गाओ मौज मनाओ मस्ती करो, ठीक है, बस यही है, यही काम करना है। ओए काड़िया ओए टिंगर ओए मिंगर, मतलब आप फुल मस्ती करो इतना, क्योंकि ये तो टाइम खेलने कूदने का होता है ना। और इसके साथ में जो है स्पोर्ट्स पे पूरा का पूरा ध्यान दिया जाएगा, कुछ एक्टिविटीज पे ध्यान दिया जाएगा कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकता है। 6वीं क्लास से पढ़ाई स्टार्ट होगी, 6वीं से 8वीं की पढ़ाई स्टार्ट होगी, जिसमें इंट्रोडक्शन क्लास होगी, यूं समझिएगा आप लोग, और कोडिंग वगैरह भी यहीं पे स्टार्ट हो जाएगी। बेहद इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। और अगर कोई यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहता है तो यूं समझिएगा यहीं से वोकेशनल सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। बताता हूं विस्तार में क्या चीज है। 9वीं से 12वीं के अंदर आपके पास में मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ये इस नीति के अंदर है। एक फ्रेमवर्क नया तैयार होगा। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो जो कई सालों से सेम चला आ रहा है, इसको अब बदलने की कोशिश होगी। हालांकि 100% नहीं बदलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ना शुरू किया और छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं है। बस थोड़ी बहुत चीजें जो है वो एडिट होंगी, एडिट इन द सेंस कमी होगी, ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, निकाला ही जाएगा कुछ ना कुछ तो, ठीक है। पर जो चीजें रहेगी मेन, जैसे हिस्ट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उनको तो रखा ही जाएगा, ज्योग्राफी है जैसे अर्थ वगैरह है बताना जरूरी है तो रखा भी जाएगा। कुछ जो मतलब बहुत ही ज्यादा जो आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है उनको निकाल दिया जाएगा। तो मेनली यूं कहूंगा इस नीति के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन बेस्ड रटाफिकेशन एजुकेशन को हटाया जाएगा और नॉलेजेबल एजुकेशन है उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं कि नई शिक्षा नीति में विद्यालयों में क्या सुधार होने वाला है। अब तक हमारे पास में कौन सा सिस्टम चला रहा है, 10+2 का, यानी कि 10वीं तक तो नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, +2 यानी कि 2 साल आगे के स्ट्रीम चुनने के होते हैं। अगर कॉमर्स चुन लिया तो 2 साल हम कॉमर्स फील्ड में रहेंगे, अगर साइंस चुन लिया तो साइंस है, आर्ट है तो आर्ट रहेगा। लेकिन अब इसे जो बदल दिया है क्या, 5+3+3+4 ये सिस्टम हो चुका है हमारा। अब 5+3+3+4 का सिस्टम क्या है कि लास्ट वाले 4 ईयर है ना, यहां पे आप स्ट्रीम चुन सकते हैं, इजीली स्ट्रीम चुन सकते हैं। यहां पे आप जो 3 वाला सिस्टम जो है ना, ये आपका होगा वोकेशनल कोर्स स्टार्ट हो जाएगा और पहले 5 साल जो है आपके खूब मस्ती करने के हैं और कोई मतलब ही नहीं है इसके अंदर। मतलब क्या है कि अब स्कूल के पहले 5 साल, प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 से फाउंडेशन स्टेज जो है शामिल। मतलब फाउंडेशन के अंदर यही होने वाला है आपका कि पहले आराम से आप पता तो लगाएं अपने अंदर क्या स्किल है। अब मान लेते हैं बच्चे को स्कूल के अंदर खिलाया जा रहा है, ठीक है, अब हो सकता है उसका खेलने में इंटरेस्ट ही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका म्यूजिक में बड़ा चाव लेके वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ सिंगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 4-5 साल तक वो इसी टाइम में रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे कि वो अपने बारे में पता लगा पाएंगे कि उन्हें क्या बनना है। उसके उनके पेरेंट्स को भी तो पता लग जाएगा ना कि वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं या उनकी किस टाइप की जो है स्किल है, किस टाइप की रुचि है। इसके बाद 3 साल जो है वो मध्य चरण यानी कि 6वीं से 8वीं तक के जो बीच के 3 साल होने वाले हैं ना, यहाँ पे वोकेशनल कोर्स चुने जाएंगे। लास्ट के 4 ईयर जो हैं वो आपके किस लिए होंगे, वहां पे आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। चाहे आप मतलब वो 3 स्ट्रीम नहीं रहेंगे, जो आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भाई आपका बायो में इंटरेस्ट है लेकिन बायो के साथ आप कंप्यूटर भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर आपने मान लेते हैं कि मेडिकल साइंस ली है या नॉन मेडिकल लिया तो कंप्यूटर का कोई सिस्टम नहीं है। जैसे मैं मेरी बात करता हूं, मुझे स्कूल टाइम से कंप्यूटर का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है
तो अब मैं करूं क्या? अभी स्कूल में तो मैंने क्या कहते हैं नॉन मेडिकल ले लिया था। अब नॉन मेडिकल के साथ में मेरे को हमेशा कमी खलती थी कि मेरे साथ में जो है ना कंप्यूटर के भी सब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था स्कूल में। अच्छा कोई बात कर देते ऐसे किसी टीचर के आगे कह भी देते थे तो कूट कितना छेद देते थे कि फालतू में कभी बोलने का जी नहीं करता था, तो मतलब चुपचाप रहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा हमारे छोटे भाई बहनों के साथ में। और 3 से 6 साल के जो बच्चे होंगे उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन दी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको रट्टाफिकेशन है, ये पढ़ो ए फॉर एप्पल और फलाना दिमकाना, ऐसा सिस्टम खत्म। ठीक है, उनको जो है उनकी अर्ली चाइल्डहुड उनको सिखाया जाएगा, बेटा ये होता है, बेटा नाक में उंगली नहीं मारते, बेटा कान में उंगली नहीं मारते। ठीक है, मतलब इस टाइप की बढ़िया अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा। ठीक है, घर पे गेस्ट आता है उसको किस तरीके से आदर करते हैं, ये सारी चीजें होने वाली है। मतलब कहने का एक ही सीधा सा मतलब है कि उनको एक्स्ट्रा करिकुलम या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये चीज बहुत जरूरी है। कक्षा 6वीं तक जैसे ही वो आते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कक्षा 6वीं के अंदर सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट होगी। मतलब 1 से लेकर 5वीं तक खूब मजे करने वाले हैं। अगर मुझे अच्छे से याद आए तो मेरा एक भांजा है, भांजे के बेचारा वो शायद फर्स्ट क्लास में ही होगा, उसके एक्टिव पैसिव है। ठीक है, मतलब मैं तो देख के हैरान हो गया यार, हमें तो 12वीं तक भी नहीं आए थे ये, और तुम्हें पहली क्लास में भी एक्टिव पैसिव है, और इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, उनके प्रेपोजिशन है और है, मतलब फालतू में दिमाग खराब कर रहा है बच्चे का। वो तो अभी खेलना कूदना भी ढंग से नहीं जानता। तो अब ये चीज़ बहुत अच्छी कर दी गई है, कक्षा 6वीं से ही जो है वोकेशनल कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, नई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार होगा जिसमें बोर्ड के एग्जाम 2 भागों में। अब बोर्ड पे भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। अब तक क्या होता है, 12वीं के बोर्ड की परीक्षा है। मैं मेरी बात बताता हूँ, 8वीं क्लास में जब मैं था तो इतना जोर दिया गया था 8वीं क्लास में, बोर्ड की क्लास है, पढ़ाई करो। आधे से ज़्यादा मुझे नहीं पता था कि बोर्ड क्या होता है। बस यूं था कि इस स्कूल में पेपर नहीं होंगे, दूसरे स्कूल में पेपर होंगे। मैं जैसे सरकारी स्कूल में मेरी एजुकेशन हुई है तो उस स्कूल में पेपर नहीं होंगे, किसी दूसरे स्कूल में जाके पेपर देने होंगे। वो बेटे पता नहीं क्या ही होगा वहाँ पर, इतना ज़्यादा हुआ था, इतना ज़्यादा डर लगता था, पता नहीं क्या ही है। आधे से ज्यादा डर तो बस इसी बात का था। अच्छा, 9वीं में बोर्ड नहीं है, पेपर तो वही देने होते थे, सब कुछ सिस्टम वही था, लेकिन बोर्ड नहीं है, एक हवा खत्म हो गया था। तो वही साइकोलॉजी दूर की जा रही है। जैसे हमें डर लगता था वैसे आने वाले अभी सभी बच्चों को डर लग रहा है। तो ये सिस्टम थोड़ा सा बहुत अच्छा किया जाएगा। हालांकि हरियाणा सरकार ने 8वीं में दोबारा बोर्ड करने की शुरू करने की घोषणा कर दी है। आज के करंट अफेयर में मैंने पढ़ाया है ये, ठीक है, लेकिन एजुकेशन नीति नहीं आ गई, इसे जल्द से जल्द लागू कर दिया जाएगा तो सबकी हवा निकल जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है। 2030 तक जो है हर बच्चे के लिए एक यूं कहिएगा रिपोर्ट कार्ड भी बनेगा, स्किल रिपोर्ट कार्ड। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी मान लेते हैं कि सिर्फ एजुकेशन का रिपोर्ट कार्ड होता है, हमारे सर्टिफिकेट वगैरह आते हैं, स्किल का भी रिपोर्ट कार्ड होगा। अभी स्कूल में उसने किस टाइप की एक्स्ट्रा कैरिकुलम में जो एक्टिविटी की थी, अरे एक स्किल रिपोर्ट कार्ड बनाएगा उसका टीचर और एक उसका सहपाठी भी बनाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। और अब आपके दोस्त भी आपके बारे में बताएंगे। ठीक है, खैर मेरे दोस्त सारे कमीने हैं, वो क्या पता कुछ बताते ना बताते, खैर हर दोस्त कमीना ही होता है एक टाइप का, लेकिन फिर भी इस मामले में खैर बेचारे अच्छे ही हैं। ठीक है, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में बात करता हूँ मैं, मोहित है, अरुण है, विराट है, कपिल है। ठीक है, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब हमेशा मेरे साथ रहे हैं, रमेश है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उच्च शिक्षा में बदलाव की बात की जाए हमारी, तो उच्च शिक्षा में जो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प होगा। अब मैं बात करती हूँ तो स्कूल लेवल तक की बात बता दी मैंने आपको, स्कूल तक क्या होने वाला है। ठीक है, 1 से 5वीं तक तो आप खूब खेलने वाले हैं। ठीक है, और 1 से 5वीं तक खूब खेलेंगे। उसके बाद में क्या होगा, आपका 6वीं से लेकर 9वीं तक आप लोग वोकेशनल कोर्स में आएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में 9वीं से 12वीं तक आपको स्ट्रीम वगैरह चुन सकते हैं। ठीक है, और अब 12वीं के बाद में आप स्कूल से निकलेंगे तो आप आएंगे कहां पे, हायर एजुकेशन के अंदर आएंगे। एक बात और बता दूं मैं, 9वीं से 12वीं के अंदर वोकेशनल कोर्स में जो है, जैसे किसी इलेक्ट्रीशियन के पास में बच्चों को ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा जाएगा। जैसे मैं बात बताता हूं आपको कि जो आईटीआई करता है उनको जैसे प्रैक्टिकल होता है ना कॉलेज के अंदर, या यूं कहिएगा आप लोग कि आप जैसे बीएड वगैरह करते हैं तो आपको पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग टाइप से जाना पड़ता है। ऐसे ही अब 9वीं से 12वीं क्लास के दौरान ही जाना पड़ेगा उसको, मतलब या 6वीं से 12वीं के अंदर छोटे छोटे वोकेशनल कोर्स में जाना पड़ेगा उन्हें। वो बेसिक होंगे, 9वीं से 12वीं में थोड़े और बढ़ जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात होगी क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें सीख जाएगा बच्चा। बहुत लोग यहाँ पे ये मानते हैं कि हमारा बच्चा मजदूरी क्यों करेगा। अरे भाई, मजदूरी नहीं है, ये स्किल है, ये सीखना बेहद जरूरी चीजें होती है। अब बच्चा स्कूल से निकला, कॉलेज में गया, तो
तो कॉलेज में जाते सबसे बड़ी बात ये होगी कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के विकल्प होंगे। मान लेते हैं कि आप लोग सेकंड सेमेस्टर में गए, बीटेक कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर की बात करता हूं मैं, मेरी बात करता हूं अच्छे से कि एक टाइम ऐसा आया था कि बीटेक के अंदर 2014 की बात आई थिंक सो, जब मेरा इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर सिलेक्शन हुआ था। तो उस टाइम के क्या हुआ था कि मुझे कॉलेज जो है वो छोड़ना था, बीटेक छोड़ना था, लेकिन मेरे उस टाइम पे द्वंद्व इतना था कि मैं अगर बीटेक अगर छोड़ दिया, मतलब मैं फाइनल ईयर में होने ही वाला था, 2015 में मेरा बीटेक हुआ था, तो 2014 में मैं बीटेक अगर छोड़ दिया तो मेरा ग्रेजुएशन बेकार चला जाएगा। अच्छा, जॉब ज्वाइन कर ली तो मेरा बीटेक रह जाएगा, ये मतलब या क्या करूं जॉब ज्वाइन में, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी कंफ्यूजन थी। हालांकि मैंने जॉब ज्वाइन किया ही था, लेकिन मतलब वो यूं कर समझिएगा कि मेरी फैमिली इशू के कारण मुझे वहां से क्विट होना पड़ा था, तो मैंने बीटेक ही कंटिन्यू रखा था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लेते हैं ऐसे द्वंद्व और बहुतों के साथ में होते हैं कि यार कौन से सेमेस्टर मान लेते दूसरे सेमेस्टर में छोड़ दिया जाए, तीसरे सेमेस्टर में छोड़ दिया जाए, तो करें क्या हम लोग, बहुत ही तो प्रॉब्लम वाली बात है। अच्छा, मान लेते हैं दूसरे सेमेस्टर में छोड़ दिया तो हमें दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा, अब आप जहां से छोड़ेंगे वहां तक का आपका पास में जो है एक क्रेडिट रिपोर्ट बनेगी, यानी कि आपको इतना तक का क्रेडिट, उतने तक के सर्टिफिकेट रिपोर्ट कार्ड बन जाएगी। मतलब आपने 1 साल की बीटेक की है, उसके आधार पे भी कोर्स लॉन्च होंगे। कितनी मजे की बात है। तो अगर आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो आप वहीं से ही दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। 5 साल का कोर्स वालों को एमफिल में छूट मिल जाएगी, एमफिल नहीं करनी पड़ेगी, अब कोई जरूरत नहीं होगी उसको, ठीक है। कॉलेज में एग्रीडेशन के आधार पे ऑटोनॉमी, ठीक है, मेंटरिंग, राष्ट्रीय मिशन, हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटर। एक अच्छी बात क्या होगी, जैसे अब क्या होता है कि यूजीसी है, एआईसीटी है, ये अलग अलग कॉलेज अलग अलग का पाठ्यक्रम है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सबका सिलेबस एक होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि यूपी में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, दिल्ली में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, हरियाणा में कुछ और पढ़ाया जा रहा है। अब ऐसा नहीं होगा, जितने भी कॉलेज है सब में एक जैसी पढ़ाई होने वाली है, और जितने भी आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट है उन सभी को अब एक ही लेवल पे कर दिया गया है, सभी की सभी कॉलेज को। तो ये झंझट नहीं होगा कि किसमें एडमिशन लूं किसमें ना लूं, सभी में एक जैसी पढ़ाई, एक जैसा सिलेबस, एक जैसा लेवल, सबका बराबर बराबर हो गया है। तो ये एक बराबर वाला सिस्टम तो और ही मजेदार कर दिया गया है हायर एजुकेशन के अंदर। और उसके बाद इसमें लीगल और मेडिकल एजुकेशन को नहीं शामिल किया गया, थोड़ा ये भी जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी को तो साथ ही रखा गया है, ठीक है। सरकारी प्राइवेट की शिक्षा एक जैसी कर दी गई है अब। और क्या किया गया कि जितने भी, अच्छा इसके साथ में और क्या होगा कि जो दिव्यांग है, यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उनकी शिक्षा में भी बहुत बदलाव होगा, उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी। 8 क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई कोर्सेज। कई बार क्या होता है कि हम लोग जैसे असम में है, अब असम में असमिया लैंग्वेज है, उनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन असमिया में तो परफेक्ट है ना, गुजरात है तो गुजराती में परफेक्ट है ना वो, पंजाब है तो पंजाबी में परफेक्ट है ना वो, उनके लिए उन लैंग्वेज में भी ई कोर्सेज शुरू होंगे। मतलब ई कोर्सेज का मतलब ऑनलाइन कोर्सेज जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रतियोगिता परीक्षाएं जो है उनके लिए, उस शिक्षा संस्थानों के लिए एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। मान लेते हैं कि एमटेक में एडमिशन लेना है, उसके लिए मेरे को एंट्रेंस एग्जाम है, तो सभी के लिए जो है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, या एजुकेशन में जैसे हम गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं उनके लिए भी एक कॉमन एग्जाम होने की संभावना है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। स्कूल के बाद वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम, अब मान लेते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा की बात की जाती है, वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम की बात करती है, तो स्कूल के घंटे और सार्वजनिक पुस्तकालय स्थानों से परे हटके वहां पे जो, जैसे मान लेते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग है, अब उस बिल्डिंग का जो यूज हम और किसी गतिविधियों के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपका एक सीधा सा क्वेश्चन हो सकता है कि स्कूल की बिल्डिंग इतनी अच्छी तो नहीं है जहां पे ऑनलाइन सिस्टम हो सके, या वहां पे नेट तो नहीं आया, लेकिन उसको नेट वगैरह भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, बिल्डिंग को भी सुधारा जाएगा। और स्कूल लेवल पे वोकेशनल स्टडी पे फोकस, मैंने अभी कहा ना कि 6 से 8वीं तक के जो ग्रेड के बच्चे होंगे उनको जो है बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन, इन सभी का करवाया जाएगा, काम सिखाया जाएगा, ताकि बच्चे सीख सके इनको, और बच्चे चाव लेके तो करेंगे ना ये काम। 2025 तक ऐसा होगा कि मतलब आने वाले टाइम में जो है बच्चे 50% से ज़्यादा जो है वो यूं कहिएगा बिजनेसमैन बनने लग जाएंगे, मतलब बिजनेस के रूप में बिजनेस का जोखिम उठाने लग जाएंगे। व्यावसायिक शिक्षा के लिए जोखिम जो होगा, या यूं कहिएगा बहुत उनका मेंटल डेवलपमेंट हो जाने वाला है। अच्छा, 6वीं से 10वीं, 8वीं के या 6वीं से लेकर 10वीं तक की जो पढ़ाई होगी उसके दौरान 10 दिन बैगलेस पीरियड होंगे, मतलब बैग लेके जाना ही नहीं है, झंझट ही खत्म, ठीक है। या तो ऑनलाइन टैब का सिस्टम आएगा, या उनको जो स्किल पे जो है थोड़ा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो विकलांग बच्चे होंगे उनके लिए भी बहुत सिस्टम होने वाले हैं। उनके लिए क्या है, खेल संबंधी भाग लेने के लिए ऐसे विशेष स्कूल बनाए जाएंगे, बाल भवन स्थापित किए जाएंगे उनके लिए, उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग।
अच्छा, पहले जीडीपी जो थी वो 1.7% थी, लेकिन सुब्रमण्यम जो है उनके ही कहने पे ये यूं कहिएगा आप लोग 6% हो गया। सकल घरेलू उत्पाद शिक्षा का 6% हो गया है अभी वर्तमान में। बैग का बोझ कम कर दिया जाएगा, उनको थोड़ा सा मैंने भी बता दिया आपको कि आर्ट वगैरह के अंदर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। भारतीय सांकेतिक भाषा का विकास होगा, यानी कि इंडियन साइन लैंग्वेज का, जो लोगों को साइन लैंग्वेज समझ आती है। एक वो गाना है ना, ख्वाब गाना है अखिल का, आपने सुना होगा, जिसमें साइन लैंग्वेज से उसका प्यार हो जाता है उनका लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है, वो गाना देखा होगा आप लोगों ने। तो वैसा वैसा साइन लैंग्वेज पे थोड़ा सा जो है वो डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। पाठ्यक्रम सामग्री पे काम किया जाएगा, अभी मैंने कहा सिलेबस को थोड़ा कम किया जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट है। बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य कार्ड बनेंगे, यानी कि उनके स्कूल के अंदर जो है उनके न्यूट्रिशंस दिए जाएंगे प्रॉपर उनको मिड डे मील वगैरह से, और उनके जो कार्ड्स भी बनेंगे ताकि टाइम टू टाइम उनकी हेल्थ वगैरह जो है उसकी निगरानी रखी जा सके। अच्छा, बच्चों की देखभाल के लिए शिक्षा, बचपन देखभाल के लिए शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा नहीं होगी बहुत भारी भरकम होगा, मतलब सिलेबस बहुत ही कम कर दिया जाएगा। रट्टाफिकेशन छोड़ के नॉलेज एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा यहाँ पे। और जो बूढ़े वगैरह हैं उनको सभी को ऐप टीवी वगैरह चैनल से पढ़ाई की जाएगी, ऑनलाइन किताबें वगैरह होगी बूढ़ों के लिए, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए। 5 वर्ष से कम के बच्चे जो भी है उनको बाल वाटिका में रखा जाएगा, यानी कि उनको सिर्फ खेलना कूदने में ही ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उस बोर्ड की परीक्षा साल में जो है 2 बार कराने के लिए कोशिश की जा रही है। और बच्चों का 360 डिग्री रिपोर्ट मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको, मैंने अभी बताया ना आपको, ऐसा नहीं कि केवल स्कूल की पढ़ाई की रिपोर्ट होगी, और बहुत सारी चीज़ों की रिपोर्ट मिलेगी उनको, ठीक है, उनके लैंग्वेज की, उनकी आर्ट्स की, उनके और मतलब बिजनेस की, आर्ट की, उनकी साइंस की, इन टाइप की सभी की रिपोर्ट मिलने वाली है उनको, ठीक है। उनको क्रेडिट्स मिलेंगे, और स्कूल को बीच में भी छोड़ देंगे, किसी कोर्स को बीच में छोड़ देंगे, तब तक का उनको जो है क्रेडिट मिल जाएगा। इसके लिए शिक्षा नीति के लिए कुछ खास पॉइंट ये है कि शिक्षकों के साथ साथ उनके जितने भी अभिभावक हैं उनको भी जागरूक करने पे जोर दिया जाएगा। मतलब टीचर्स को तो ट्रेनिंग दी जाएगी स्पेशली, लेकिन उनके पेरेंट्स को भी थोड़ा समझाया जाएगा इसके ऊपर। जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके भी अभी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो मैं कहूँगा उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शेयर भी करें मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के पास में। प्रत्येक छात्र की क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता है। ऐसा नहीं, अब देखिएगा फेल जैसा शब्द यूज नहीं किया जाएगा, ऐसा कि फेल हो गया, उसके लिए कुछ अच्छे शब्द सोचे जाएंगे ताकि बच्चों को थोड़ा हीन भावना ना आए, ठीक है। अलग अलग चीज़ों पे जो है साइंस के लिए अलग प्रोजेक्ट बनेंगे, प्रैक्टिकल पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाएगा यहाँ पे। प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड होगा सब कुछ। फॉरेन यूं कहिएगा आप लोग, जिन्हें फॉरेन एजुकेशन है, फॉरेनर को थोड़ा, फॉरेनर के मन में पढ़ाई नहीं करने की इच्छा नहीं होती इंडिया में, क्योंकि वो सोचते हैं कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है इंडिया का, लेकिन फॉरेनर को थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप इंडिया जाइएगा और पढ़िएगा, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा पहले के मुकाबले में, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बात हो जाने वाली है। तो इसी के साथ में यही चीज़ें जो हैं आपको समझानी थी, इसी के साथ में ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये नई शिक्षा नीति जो है वो समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आज की आपने हरियाणा करंट अफेयर नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, हर रोज़ हरियाणा करंट अफेयर होती है, आप उसे जरूर देखिएगा। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी होती है। बीइंग एजुकेटर मैं भी बहुत कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें ऑनलाइन कर पाऊँ, ठीक है, पढ़ा पाऊँ। वैसे तो सब चीज़ें हो ही रही है, और नई शिक्षा नीति आने पर जो है और भी कुछ बदलाव आएंगे। 6वीं क्लास से बच्चे समझिएगा कोडिंग डिकोडिंग सीखेंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काम करना सीख जाएंगे 6वीं क्लास से ही। कितने मजे की बात है। जो बच्चा एमएससी बीएससी एमएससी के अंदर सीखता है, या यूं कहिएगा आप लोग जो बच्चा आपका सीखता है कि बीटेक एमटेक के अंदर, वो अब 6वीं क्लास से सीखने लग जाएगा। एक बात और, जैसे बीएससी एमएससी जो है, बीएससी का कोर्स जो है ना, वो अगर किसी को जॉब लेनी है तो 3 साल का होगा, अगर किसी को रिसर्च वर्क में जाना है तो 4 साल का करना पड़ेगा। इसमें भी थोड़े मॉड्यूल में बदलाव किए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, इसके बारे में डिटेल से समझा दिया है। और अगर आपको इसका पीडीएफ फाइल चाहिए सभी को, तो मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और जो इसका रिपोर्ट कंप्लीट जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया कार्ड था, वो भी अगर आप मुझसे मांगते हैं या चाहिए आपको, तो स्टार IQ PDF पे आपको वो भी मिल जाएगा। चलिएगा, धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, सबको इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है।